ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए बढ़ते तापमान के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सलाह पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन। मार्च महीने में 27 दिन बीत चुके हैं और टेम्परेचर जो है इस वक्त दिल्ली में 30 डिग्री से ज्यादा हो चुका है। एसी चलाने की जरूरत आन पड़ी है और गाड़ियों में तो एसी चलाना मस्ट हो गया है, नहीं तो अंदर गर्मी से बुरी हालत हो जा रही है। जब टेम्परेचर अभी इतना राइज हो रहा है तो आने वाले 15 दिन, आने वाले 1-2 महीने में क्या हाल होगा इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। और इसी को लेकर एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं 2-4 दिन पहले कि गर्मी में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 2 पहलू हैं इसके। एक तो हॉस्पिटल में भी आग लगने की कई घटनाएं हमने पिछले वर्षों में देखी हैं और इस पर भी एनडीएमए ने अपनी एडवाइजरी जारी की है। और साथ ही पूरे देश भर में, पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है यानी भारत, इसमें चुनाव होने वाले हैं और चूंकि गर्मी के दिनों में चुनाव हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इस बात को लेकर अपनी हिदायतें दे चुका है कि चुनाव के दौरान क्या करें, क्या न करें और कैसी व्यवस्था होनी चाहिए वोटरों के लिए ताकि कोई बीमार न पड़े। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एनडीएमए के राजेंद्र सिंह जी हैं। राजेंद्र जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष रंजन जी। बातचीत शुरू करें उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए कि एनडीएमए का जो काम है और जो गर्मी पर एडवाइजरी आई है, क्या करें क्या नहीं, एनडीएमए क्या काम करता है और किस तरीके की एडवाइजरी ये है? देखिए, जहाँ तक एनडीएमए का सवाल है, एनडीएमए एक शीर्ष संस्था है जो कि देश की आपदाओं के लिए पॉलिसी, प्लानिंग और गाइडलाइन इशू करती है। और समय समय पर हमने अभी तक जो है 32 गाइडलाइन इशू करी है, जिसमें कि हीट वेव के ऊपर भी हर साल हमने अपनी गाइडलाइन बनाई है और हर साल हम अपनी एडवाइजरी टेम्परेचर को देख करके आईएमडी जो मौसम विभाग है हमारा, उसके फोरकास्ट को देखते हुए हम लोग अपनी एडवाइजरी इशू करते हैं। और एडवाइजरी इशू करने से पहले हम हर साल फरवरी के महीने में सारे राज्यों के साथ मिल करके और जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, जितनी भी मिनिस्ट्री इससे रिलेटेड हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, जल मंत्रालय है, अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय है, इन सब के साथ मिल करके हम लोग एक वर्कशॉप का आयोजन करते हैं ताकि सबकी जानकारी हमें मिल सके कि उनकी क्या तैयारियां हैं। और इस साल भी हमने जो है फरवरी में विज्ञान भवन में सेमिनार का आयोजन हमने किया था, जिसमें बहुत सी स्टेट से हमें सीखने को मिला। और इस बार हमने जो सबसे अच्छी एक चीज जो की है वो है कि जो वंचित लोग हैं, वनरेबल पीपुल हैं, जैसे सब्जियों की जो ठेली लगाने वाले हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो मजदूर वहां पर जाते हैं, और भी इस तरह के जो लोग हैं, उनको हमने स्पेशल रूप से आमंत्रित किया था अपने सेमिनार के लिए ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को हम समझ सकें और जो हमारे घरों में जो काम करने वाले जो लोग आते हैं उनकी परेशानियों को हम समझ सकें, क्या क्या परेशानियों से वो जूझते हैं, उनके बच्चे किस किस चीज से जूझते हैं, किन किन परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। इस चीज के लिए हम उसको ध्यान में रखते हुए हम सब स्टेक होल्डर को, जितनी भी स्टेट्स हैं, उनको कहते हैं देखिए इनकी प्रॉब्लम को सुनिए, देखिए, परखिए, समझिए और उसके बाद हीट एक्शन प्लान जो हमारा होता है, हमने हर राज्य को बोला है, हर जिले को कहा है और हर जिला अपना हीट एक्शन प्लान जनवरी फरवरी में ही तैयार कर देता है कि उसको क्या क्या मेजर्स जो है लेने हैं। और हीट एक्शन प्लान हर्ष जी अगर मैं बताऊं तो इसमें ग्राम सभाओं तक, ब्लॉक तक, पंचायत जो हमारी होती है उस तक जो है ये निर्धारित होता है कि उसमें क्या एक्शन लेना पड़ता है। बिल्कुल। अभी 4-5 दिन पहले जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं अपूर्व चंद्र जी और जो एनडीएमए के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, इन दोनों ने मिलकर एक संयुक्त लेटर स्टेट के सारे चीफ सेक्रेटरीज को और यूनियन टेरिटरीज को जारी किया है, जिसमें खास तौर पर हॉस्पिटल की बात कही गई है। अब बताइए ये कितनी भयावह और त्रासदी की स्थिति होती है जिस अस्पताल में मर्ज का इलाज कराने लोग जाते हैं कि स्वस्थ होकर आएंगे। कई घटनाएं बीते सालों में ऐसी हुई हैं कि अस्पताल में ही आग लगने से लोगों की मौतें भी हुई हैं और कई जल गए हैं। ऐसे में ये जो एडवाइजरी है, अस्पतालों से क्या अपेक्षाएं हैं, एक, और दूसरा कि जो मरीज जाएं, जो मरीज को देखने वाले जाएं, वो अस्पताल में क्या करें क्या न करें, इसमें एनडीएमए की जो एडवाइजरी है या आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? देखिए हर्ष जी,
इसमें जो हमारा है हॉस्पिटल के लिए, ये जो बीते सालों में कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं उसके लिए वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरह की दुर्घटनाएं हमारे यहाँ हुई हैं। लेकिन ये एक टीम इंडिया का जैसे होता है ना कि वर्क टुगेदर, हमें सब लोगों के साथ मिल करके चलना है। इसमें एसडीएमए का काम होता है, राज्य का जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसका काम होता है, हेल्थ मिनिस्ट्री का काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है मंत्रालय है उसका काम होता है, और फायर डिपार्टमेंट। ये एक का काम नहीं है, ये इन चारों को मिल करके एक साथ इनको एक टीम वर्क की तरह इनको लाना है ताकि हम देख सकें कि इसमें हमें क्या क्या करना पड़ता है। इसमें मेन चीज है थॉरो इंस्पेक्शन। हम बिल्डिंग का ले कि उसमें हमने सारे इक्विपमेंट लगाए हैं, और जो डिपार्टमेंट मैंने कहा एसडीएम में है, हेल्थ का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, फायर डिपार्टमेंट का, ये जो उसके रिलेटेड उसके जो काम है उनका थॉरो इंस्पेक्शन करे कि यस अगर यहाँ आग लगने की घटना होती है तो हमारा डिपार्टमेंट का जो रोल है उसमें हम कहाँ तक अपने को सक्षम पाते हैं, तैयार पाते हैं। एक तो वो है जो इलेक्ट्रिक लोड है उसमें, वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का काम है, वो टाइम टाइम पे हमें चेक करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक लोड जो है इसमें ठीक आ रहा है कि नहीं, कहीं पर कोई बिजली की तार जो अंदर से है उस पे ज्यादा लोड के अंदर वो पिघल तो नहीं रही है, आग लगने की घटनाएं घट रही हैं कि नहीं। और दूसरी चीज जो है एनओसी, जो फायर डिपार्टमेंट एनओसी इश्यू करता है उसका भी एक अहम रोल इसमें होता है। वो एनओसी तभी दे जब वो पूरी तरह से अपने आप डिपार्टमेंट उसका सेटिस्फाई हो जाए कि यस दिस बिल्डिंग इज फायर प्रूफ एंड नाउ वी कैन गिव दिस हॉस्पिटल एनओसी। तो ये एक टीम है जो चारों को साथ चलना पड़ेगा। इसके बाद आता है प्रिपेयरनेस सेंट्रिक कि हमारी तैयारियां क्या है। ट्रेनिंग भी होगा इसमें, मॉक ड्रिल होती है इसमें। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, मैं सुझाव ये देना चाहता हूँ, जब तैयारियों की बात आती है कि हर हॉस्पिटल को इस दौरान एक फायर ऑफिसर जो है नियुक्त करना पड़ेगा। जनरली हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उसको एक एडिशनल रोल हम देते हैं कि यही फायर सेफ्टी ऑफिसर जी। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि फायर सेफ्टी जिस भी हॉस्पिटल में है उसको नागपुर में जो हमारी फायर की जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर अगर 3 महीने का 6 महीने का एक ट्रेनिंग कोर्स होता है, अगर वो कोर्स भी वो अगर कर लेता है तो उससे उसको पूरी जानकारी मिलेगी कि उसकी ड्यूटीज क्या है, रोल क्या है, ताकि वो पूरे रोल और ड्यूटीज को अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाए उसमें। तीसरा होता है कि इसमें डे टू डे बेसिस पे हमें जो है उसके रेगुलर टेस्टिंग और मॉनिटरिंग भी करनी है। और प्रिपेयरनेस सेंट्रिक में जो है इसमें हमें ऑक्सीजन सेफ्टी के लिए ऑक्सीजन जहाँ स्टोर होती है, जहाँ उसके पाइप है, उसका विशेष ध्यान दें ताकि जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़े उस रूट में जो है कहीं किसी को दिक्कत न हो। तीसरा है अगर इन केस फायर होती है तो निकासी का जो द्वार है उस निकासी द्वार को पूरे हॉस्पिटल में ढंग से चिन्हित किया गया है कि नहीं, उस रूट को सबको पता है कि नहीं। और इस समय जब गर्मी का मौसम आए, वैसे तो पूरे साल भर होना चाहिए, लेकिन अगर हर क्वार्टरली में एक बार पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए एक मॉक ड्रिल और ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करें तो इमरजेंसी के टाइम पे ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हम किसी भी घटना को होने से रोक सकते हैं। राजन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि जो हॉस्पिटल्स में आग लगने की घटनाओं को किस तरीके से रोका जा सके, इसके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक मॉक ड्रिल हो, फायर ड्रिल हो, साथ में स्टाफ की कुछ उनकी ट्रेनिंग भी हो, और रूटीन इंस्पेक्शन की आपने बात कही, खास करके जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग हुई है और वो फायर को डील करने के लिए उनके पास सारे इक्विपमेंट, फायर हाइड्रेंट सिस्टम वगैरह काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें। इसके साथ ही तब एनओसी मिलना चाहिए, तब एनओसी मिलना चाहिए। प्लस इसमें यह है कि एक चीज और कहूंगा मैं हर्ष जी कि समर के टाइम पे अगर स्पेशल वाटर टैंकर की भी सुविधा कर दी जाए 3 महीने के लिए, जब तुम्हें पता है कि अप्रैल मई जून जो बहुत ज्यादा गर्मी होने वाली है, कई जगह देखा पिछले बार फायर एक्सीडेंट में जहां भी होते हैं कि सर पानी आने में, फायर ब्रिगेड को बुलाने में देर हो गई, स्प्रिंकल सिस्टम हमने चेक नहीं किए। अगर इस दौरान फायर सेफ्टी ऑफिसर के साथ अगर एक्स्ट्रा वाटर टैंक्स की भी जरूरत होती है तो उसकी भी सुविधा कर देनी चाहिए ताकि अनहोनी के टाइम पे हमारे पास एक्सेस वाटर जो है अवेलेबल हो। इसके साथ ही मुझे लगता है सारे हॉस्पिटल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली नो स्मोकिंग जोन भी घोषित कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूं आपसे कि हॉस्पिटल में तो नो स्मोकिंग जोन होना ही चाहिए।
जब भी हम कहीं बाहर के मुल्कों में जाते हैं, उनके हॉस्पिटल में देखते हैं, तो बिल्कुल ही वहाँ जो है इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। तो अगर हम भी अपने यहाँ जो है ये कर सकें, वैसे है यहाँ पर कई हॉस्पिटलों में है, लेकिन अगर जनरल हॉस्पिटलों में भी अगर हम ये शुरू कर देते हैं तो एक बहुत अच्छी एक शुरुआत होगी। अच्छा, आमतौर पर आपने काफी देखा होगा, काफी रिसर्च किया होगा, जो अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं होती हैं भारत में गर्मियों के मौसम में, उनकी प्रमुख कारण क्या रहा है? क्या इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग रही है? क्या ऑक्सीजन की सप्लाई रही है? किस वजह से ज्यादातर घटनाएं हुई हैं आग की? मेरे ख्याल से ये ओवरलोड के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है मेन, क्योंकि गर्मी में देखिए आपने अभी जिक्र किया है कि मार्च का महीना है, गर्मी इतनी हो गई है कि कार में भी एसी काम नहीं कर रहा है। अब इमेजिन कीजिए हर्ष जी, जब अप्रैल और मई का और जून का महीना आएगा तो हर आदमी चाहेगा कि मैं एसी में बैठूं, हर आदमी चाहेगा कि मैं अपनी शॉप, जितने भी शोरूम है उसमें एसी का काम हो। तो यह है कि एसी का जब ओवरलोड होगा तो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट की घटनाएं होंगी, और इतना भीड़ उस समय हॉस्पिटल में होती है कि हम उस चीज को पकड़ नहीं पाते, देख नहीं पाते। इसलिए कहते हैं कि अगर स्मोक डिटेक्टर भी कहीं लगा दिए जाए कि कहाँ से स्मोक हो रहा है, अगर हॉस्पिटल्स में है तो हमें फौरन जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ पर स्मोक आ रहा है, तो हम उसको एकदम जा करके उसको जो है ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो ये भी जो है एक बहुत जरूरी बात है। और इसके साथ जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, कई हॉस्पिटल में देखिए आप जाइए तो उनकी एक्सपायरी डेट जो है हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो लगे हुए हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर जितने भी हैं, अगर उनका भी पीरियोडिक चेक आप करते रहें तो ये भी एक अपने में बहुत जरूरी बात होगी। राजेंद्र जी, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, और ये सिर्फ अस्पतालों पर ही लागू नहीं होता है। गर्मी का दिन है और हर व्यक्ति चाहता है कि हम एसी चलाएं। पहले घरों में सिर्फ पंखे होते थे, फिर एक एसी होने लगे, उसके बाद अब हर कमरे में एसी होने लगे, और मैंने कई घरों के ड्राइंग रूम्स में देखा है कि 2-2, 3-3 एसी है, और एक फ्लैट में, एक घर में एक समय में 7, 8, 10 एसी चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। तो ये एक हैजार्डस स्थिति है, न सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से बल्कि अपनी सेफ्टी, सुरक्षा के लिहाज से भी। इसलिए आम जनता को भी क्या करना चाहिए अस्पतालों से अलग, जिससे कि वो गर्मी के दिनों में, खासकर मई जून के महीने में, आग के लगने की किसी भी तरीके की घटनाओं से या स्पार्क की घटनाओं से दूरी बना सकें या उसको न हो ऐसी व्यवस्था कर सके। देखिए, इसके लिए एनडीएमए ने अपनी गाइडलाइन इशू की है, एडवाइजरी इशू की है, और हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमने जो है छोटी छोटी मूवी बनाई है और प्रचार का माध्यम जो है न्यूज़पेपर में भी इसके लिए निकाला है कि क्या क्या करना चाहिए। तो डूज एंड डूज हमारे पास एक लंबी लिस्ट है। इसमें अगर हम देखें तो मेन ये है कि अगर एक, जैसे आपने कहा है कि एक घर में जो है 8 और 9 एसी चल रहे हैं, तो गर्मी के टाइम पे अगर एक मकान में अगर सब लोग एक कमरे में बैठ जाएं और एक ही एसी का यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। तो उससे हम सब लोग जो है कम एसी का उपयोग कर पाएंगे। इसी तरह अगर कहीं जो मकान है, अगर कोई बरामदा है उसके आगे अगर चिक लगा दे तो उससे भी थोड़ी गर्मी कम होगी, हीट वेव जो है कम आएगी। और साथ में बिजली के इक्विपमेंट लगाते समय या वायरिंग करते समय ISI मार्क का ख्याल जरूर रखें कि अच्छी क्वालिटी के तार लगाएं, और लोडिंग का भी ख्याल रखें कि एक्स्ट्रा लोड ना हो। स्पेशल ख्याल करें। राजेंद्र जी, एनडीएमए की तरफ से हीट वेव्स और गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या करें क्या न करें, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हर्षरंजन जी, थैंक यू वेरी मच। अभी आप सुन रहे थे बढ़ते तापमान के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सलाह पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।